ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सारे भाई की हाल चाल जी? वधिया हो सारे? तंदुरुस्त हो? फैमिली वधिया? बच्चा कह रहा है वधिया सर, तुसी सुनाओ की हाल चाल? आपा भी एकदम वधिया जी। बच्चा कह रहे हैं सर आज आप लाइव क्यों नहीं आए? मैं लाइव आऊँगा रात को 10 बजे, आज मैं लाइव आऊँगा और मुझे 8:30 बजे भी आज लाइव ही आना था, बट मैंने देखा कि जो हमारा 27 मिनट वाला सेशन है वो बिल्कुल सेम है, क्योंकि आज हमने स्टूडेंट दरबार में रिटर्न वाला चैप्टर रिवाइज किया और अभी भी हमें 7 कॉन्सेप्ट जो डिस्कस करने ना वो रिटर्न वाले चैप्टर के ही करने हैं। तो मेरे को लगा दोनों सेम कॉन्सेप्ट हैं, तो रात को 10 बजे आराम से ले पाऊंगा। बट ध्यान रखना सर, मैं हर बच्चे के सारे मैसेज पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, ये मत सोचना, आपको पता है कि मैं सारा मैसेज देखता हूँ जी। अगर सिंगल सिंगल बच्चे ने यहाँ पे कोई भी छेड़खानी की, कोई हरकत की, फिर देख लेना गुस्सा हो जाऊंगा मैं, ठीक है जी। इधर सुना ध्यान से। अब 27 मिनट में हमें 7 कॉन्सेप्ट जो हमें डिस्कस करने हैं वो हमारे रिटर्न के चैप्टर के ही हैं, और ये फटाफट 7 कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। और ये 7 कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के बाद ना मैं कह रहा हूँ रिटर्न वाला चैप्टर अगर कोई हमसे आंखें बंद करके भी पूछ लेगा तो भी हम बता देंगे, क्योंकि 1 घंटा अभी हमने रिवाइज की है, आधा घंटा और रिवाइज करेंगे फटाफट। 2 बार कम से कम रिवीजन होगी, 1 बार आपने पहले पढ़ा होगा, तो इसके बाद ना रिटर्न वाला चैप्टर दोबारा उठाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। और ये कई बच्चे भाग रहे हैं, पता क्यों भाग रहे हैं? कह रहे हैं भाई निकलो निकलो यहाँ से, रात को 10 बजे आएंगे, क्योंकि ये चैप्टर अभी तो हमने पढ़ा है, ये दोबारा हम क्यों लगाएंगे? ये सर ध्यान रखना, मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, अगर सही ढंग से रिवीजन कर लोगे दोबारा उठाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी फिर, ठीक है। जितने बच्चे मेरी फैमिली के सामने बैठे हैं, मैं हर बच्चे से कमिटमेंट चाहता हूँ कि कोई बच्चा 27 मिनट से पहले नहीं जाएगा। देखो फिर मुझे बुरा लगेगा, ध्यान रखना, ठीक है ना, क्योंकि हमें रिवीजन करना बहुत जरूरी है। नो डाउट दोनों का टॉपिक सेम है, आज उसका भी टॉपिक सेम था, ये भी टॉपिक सेम है, बट अगर 2 बार रिवीजन कर लेंगे तो और बढ़िया तरीके से कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि हाँ जो अभी हमने पढ़ा है हमें समझ में आ गया जी। अभी तो मैंने आपको समझाया, अब इस 27 मिनट में ना कोशिश करना कि आप चैट बॉक्स भर देना, कि आप फटाफट से मुझे आंसर देना कि हाँ भाई अभी हमने क्या पढ़ा था जी, ठीक है। अच्छा इधर देखो ध्यान से, आज हमारा सेशन नंबर पता है कौन सा? वैसे आज हमारा सेशन नंबर 10 है जी, और एक सेशन बस हमारा बैलेंस बचा मिसलिनियस टॉपिक्स का। फ्राइडे को ये लगा लो हम, अच्छा इस सेशन के ना 2 लेक्चर लगेंगे मेरे, इस सेशन के 2 लेक्चर लगेंगे, एक तो लगेगा फ्राइडे को, एक लगेगा मंडे को, क्योंकि जो इसमें मिसलिनियस टॉपिक्स हमें कवर करने हैं वो काफ़ी सारे हैं, तो इसमें 27 मिनट में ख़त्म नहीं होंगे। मैं फ्राइडे का लगाऊंगा, मंडे को लगाऊंगा, तो मंडे फाइनली हमारी ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मंडे को 27 मिनट वाली सीरीज़ हमारी फाइनली कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद फिर हम एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे, वो होगी एमसीक्यूज़ के प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो उसका टाइमिंग क्या होगा, कैसे करेंगे, कौन से क्वेश्चन करेंगे, बहुत जल्दी अनाउंसमेंट करूंगा, बट मंडे को एक बार हमारी सीरीज कंप्लीट हो जाए। इनकम टैक्स की रिवीजन भी हमारी कोशिश है कि मंडे तक कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद ना जब ये दोनों सेशन मेरे खत्म हो जाएंगे, एक तो स्टूडेंट दरबार वाले और एक ये वाले, फिर एक नई सीरीज हम स्टार्ट करेंगे जिसमें सिर्फ एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि रिवीजन तो हमारी हो चुकी है ना सर। इनकम टैक्स भी डिटेल में रिवाइज कर चुके हैं, 27 मिनट के अंदर दोबारा से रिवाइज कर चुके हैं। जीएसटी की रिवीजन हमारी रात को चल रही है, वो भी खत्म हो जाएगा जी, क्योंकि जीएसटी की रिवीजन भी मेरे ख्याल से फ्राइडे हमारी लास्ट क्लास है। तो उसके बाद ना फिर सबके एमसीक्यूज़ की एक नई सीरीज निकालूंगा, जबरदस्त तरीके से एमसीक्यूज़ की इतनी प्रैक्टिस करके जाएंगे ना, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगी नहीं जी। मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो, प्रोविजन बेस हो, कोई भी क्वेश्चन हो ना, एमसीक्यूज़ की सारी प्रैक्टिस करवा दूंगा आपको, ठीक है, क्योंकि रिवीजन हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। चलो जी अब टाइम वेस्ट नहीं करते रही, सारे बच्चे जितने बच्चे मेरे अब सामने बैठे हैं फटाफट से आओ जी, एक बार रिवीजन करते हैं और हर बच्चा पार्टिसिपेट करेगा जी। 7 कॉन्सेप्ट हैं, 27 मिनट में कंप्लीट करेंगे फटाफट से, फिर रात को 10 बजे लाइव मुलाकात करेंगे। आज हमारा जीएसटी में टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट, और आप सब जानते हो रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। एक बार चेक करना भी यहाँ पे, जो हमें चैप्टर की रिवीजन स्टार्ट करनी है दैट इज रिटर्न ऑफ इनकम। इसके 7 कॉन्सेप्ट हमें कौन कौन से डिस्कस करने हैं? एक तो सबसे पहला सेक्शन नंबर 139(1), 139(3), 139(4), 139(5), 139(9), 139AA पैन कार्ड वाला, और 153(1) ये हमारा है कि जो हमारी इनकम टैक्स में असेसमेंट होती है उसको कंप्लीट करने की टाइम लिमिट क्या होती है, वो 153(1) है जी, ठीक है। आओ जी एक बार फटाफट से रिवीजन करते हैं स्टार्टिंग से। सारे बच्चे सीधे बैठ जाओ जी फटाफट से, जितने बच्चे सारे बच्चे सीधे बैठो और चैट बॉक्स में तूफान मचा देना जी,
मैं कह रहा हूँ चैट बॉक्स में तूफान मचा देना कि वाकई यूट्यूब वाले भी कहें कि हमारे यूट्यूब पे क्या होगा। फटाफट से बताओ पहला सेक्शन 139(1) क्या कहता है, कौन रिटर्न फाइल करेगा, कब फाइल करेगा, कैसे फाइल करेगा। अगर बात करूंगा कौन रिटर्न फाइल करेगा, इतना बोला इनकम टैक्स रिटर्न कौन कौन फाइल करता है, कंपनी और फर्म तो हमेशा फाइल करेंगे। दोबारा बोलो, कंपनी और फर्म तो हमेशा फाइल करेंगे। कंपनी फर्म को छोड़ के अगर कोई पर्सन होगा वो रिटर्न फाइल तब करेगा अगर उसकी टोटल इनकम बिफोर डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से और बिफोर एग्जाम्शन अंडर सेक्शन 54 की सीरीज अगर एग्जाम्शन लिमिट से ऊपर होगी वो रिटर्न फाइल करेगा। अच्छा, अब रिटर्न फाइल कौन करेगा ये तो क्लियर हो गया, बट उसमें गवर्नमेंट ये बात कहते हैं कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी टोटल इनकम अगर एग्जाम्शन लिमिट से कम भी होगी ना तो भी रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। वो कौन कौन से केस होंगे याद करो, मैंने कहा था कि अगर कोई पर्सन आरओआर वाली कैटेगरी में कवर होता है, उसकी एसेट इंडिया से बाहर पड़ी है या बैंक अकाउंट का सिग्नेचरी वो है, उस केस में उसको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। फिर 3 केस मैंने और बताए थे, चैट बॉक्स में लिख के बताओ 3 केस कौन कौन से थे। पहला केस क्या था, अगर करंट अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करवाया 1 करोड़ से ऊपर का, रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। दूसरा मैंने कहा था फॉरेन ट्रैवल पर खर्चे हो रहे हैं 2 लाख से ऊपर, रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। तीसरा मैंने क्या बोला, मेरे बड़े जल्दी बोलो, तीसरा मैंने क्या बोला, तीसरा मैंने बोला जी अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर किया है 1 लाख से ऊपर का तो रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। इन तीनों में से किसी भी केस में कवर हो जाओगे तो रिटर्न फाइल करना कंपलसरी होगा। अच्छा, अब रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है तो रिटर्न फाइल करनी कब है जी, रिटर्न जो हमें फाइल करनी है 3 ड्यू डेट होंगी, 31 जुलाई, 31 अक्टूबर, 30 नवंबर। जुलाई नॉर्मल केस में एप्लीकेबल होगी अगर कंपनी हो या ऐसा कोई पर्सन जिसका ऑडिट कंपलसरी है या ऐसी पार्टनरशिप फर्म जिसका ऑडिट कंपलसरी है, उसके जो भी पार्टनर होंगे वो रिटर्न फाइल करेंगे 31 अक्टूबर तक जी। अच्छा, फिर दूसरा केस क्या निकल के आ रही, अगर मान लो मैं नॉर्मल केस में जुलाई है, अगर मैं ट्रांसफर प्राइसिंग की बात करूंगा उस केस में क्या होगा 30 नवंबर। ये आपकी 3 डेट निकल के आ रही हैं, ये हमने 139(1) के अंदर पढ़ा था जी। तो उम्मीद करूंगा 139(1) अब जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे जी। सिंपल सा मुद्दा ही निकल के आ रहा है, अगर एग्जाम में बना कंपनी फर्म का तो आप लिख के आओगे हमेशा रिटर्न फाइल करेंगे। अगर उनको छोड़ के बनेगा तो टोटल इनकम आपको डिडक्शन से पहले, एग्जाम्शन से पहले चेक करनी होगी। और फिर 3 केस में से अगर कोई भी एक केस होगा रिटर्न फाइल करना कंपलसरी होगा। और अगर आरओआर होगा, इंडिया से बाहर एसेट्स होंगी या उसका बैंक अकाउंट इंडिया से बाहर होगा तो भी रिटर्न फाइल करना कंपलसरी होगा। ये सारी बातें हमने की हैं और ड्यू डेट आपकी 3 महीने बोली हैं, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर, ये 3 आपकी ड्यू डेट एप्लीकेबल होंगी, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। ये बात क्लियर है। अगला फिर आ रहा है 139(3). अब ये क्या बोलता है कि जो आपने रिटर्न की ड्यू डेट होती है, अगर आपने ड्यू डेट पे रिटर्न फाइल नहीं की उस केस में क्या होगा। अब ये 3 कहता है लॉस रिटर्न। याद करो मैंने कहा था अगर आप सही टाइम पे रिटर्न फाइल नहीं करते तो आपके बिजनेस के लॉस और कैपिटल गेन के लॉस जो होंगे वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। एक बार मैंने सोच के बोला नहीं क्या, मैंने क्या बोला कि लॉस सेट ऑफ नहीं कर सकते या कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। मतलब अगर आपने रिटर्न सही टाइम पर फाइल नहीं की तो जो भी आपके बिजनेस के लॉस होंगे और जो भी कैपिटल गेन के लॉस होंगे गवर्नमेंट कह रही है वो तुम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। सेट ऑफ तुम कर दोगे कोई दिक्कत नहीं, बट तुम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। बट हाँ, हाउस प्रॉपर्टी के लॉस हैं कैन बी कैरी फॉरवर्ड, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है कैन बी कैरी फॉरवर्ड। और अगर तुम्हारे बिजनेस के लॉस और कैपिटल गेन के हैं बट जेन्युइन रीजन है, याद करो अभी थोड़ी देर पहले की क्लास, अगर जेन्युइन रीजन है तो मैंने कहा था अगर 10 लाख रुपए तक के लॉस हैं तो कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं अगर आपने सीआईटी से परमिशन ले ली। 10 लाख से ऊपर के हैं, 50 लाख तक के हैं चीफ सीआईटी से, और अगर लॉस तुम्हारे 50 लाख से ऊपर के होंगे तो सीबीडीटी से परमिशन लेनी पड़ेगी, तब जाके लॉस कैरी फॉरवर्ड होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। ये बातें हमारी क्लियर हो जाती हैं। ओके रिपोर्टर, ये हो गया 139(3), ये बात क्लियर है। फिर 139(4) ये बात कहता है कि अगर किसी पर्सन ने, हाँ 139(4) किसका है, आंसर लिख के बताओ। 139(4) बिलेटेड रिटर्न का है या रिवाइज रिटर्न का है। मेरे बच्चे, मेरी तोरी, मेरी भिंडी, मुझे फटाफट से आंसर दो जी। 139(4) किसका है, बिलेटेड रिटर्न का है या रिवाइज रिटर्न का। 139(4) है बिलेटेड रिटर्न का, कि अगर किसी पर्सन ने सही टाइम पे रिटर्न फाइल नहीं की। आंसर देना जी। अगर किसी पर्सन ने सही टाइम पे रिटर्न फाइल नहीं की वो रिटर्न लेट भी फाइल कर सकते हैं। मैं दोबारा बोलूंगा, अगर आपने सही टाइम पे रिटर्न फाइल नहीं की वो रिटर्न लेट भी फाइल कर सकते हैं। लेट कब तक फाइल करेंगे, असेसमेंट ईयर के एंड तक और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर, वहां तक लेट रिटर्न फाइल कर सकते हो। और अगर आपने रिटर्न फाइल की टाइम पर या लेट फाइल की, उसमें कोई गलती हो गई जी, मान लो नाम गलत लिख दिया, पैन कार्ड गलत लिख दिया, कुछ भी गलती हो गई, तो अगर मेरी रिटर्न फाइल करने में कोई गलती हो गई, इट कैन बी रिवाइज। आंसर इज यस, रिटर्न कैन बी रिवाइज। कितनी बार, जितनी मर्जी बार रिवाइज करो, बट असेसमेंट ईयर के एंड से पहले। तो रिवाइज रिटर्न फाइल करने की भी सेम टाइम लिमिट होगी, असेसमेंट का एंड या बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर जो होगा वहां तक रिटर्न रिवाइज कर पाओगे। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन बना क्या लेट रिटर्न भी रिवाइज कर सकते हो, आंसर इज यस।
एक बार दोबारा बोलो, क्या लेट रिटर्न भी रिवाइज कर सकते हो? आंसर इज यस, बी लेटरी रिटर्न कैन बी रिवाइज, ये बात ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ये हमारा सेक्शन 139(5) है। तो देखो 4 प्रोविजन चाहिए, 4 प्रोविजन रिवाइज कर रही है कितने मिनट के अंदर? 5 मिनट के अंदर। एक बार दोबारा से, चारों कौन कौन से किए हैं? पहला हमने किया कौन रिटर्न फाइल करेगा, कब फाइल करेगा, कैसे फाइल करेगा। कौन फाइल करेगा? कंपनी फर्म फाइल करेंगे, उनको छोड़ के अगर टोटल इनकम एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर होगी तब फाइल करोगे। 3 केस में रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, अगर करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ऊपर है, फॉरेन खर्चे 2 लाख से ऊपर है, इलेक्ट्रिसिटी 1 लाख से ऊपर है। अगर आरओआर हो तो आपकी एसेट इंडिया से बाहर है, आपका बैंक अकाउंट बाहर है, उस केस में रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। कब फाइल करेंगे? या तो जुलाई या नवंबर या अक्टूबर में। अब जुलाई तो नॉर्मल केस में, अक्टूबर तब होगा या तो कंपनी होंगे या ऑडिट कंपलसरी होगा, या ऐसे पार्टनरशिप फर्म जिनका ऑडिट कंपलसरी है उनके पार्टनर चाहे वर्किंग हो चाहे नॉन वर्किंग हो, उनकी डेट क्या होगी? 31 अक्टूबर। और नॉर्मल केस में जुलाई और टीपी वाले केस में 30 नवंबर होगी। ये तो हो गया 139(1). फिर आ गए 3 पर, उसने बोला कि हेलो, अगर सही टाइम पर रिटर्न फाइल नहीं करोगे तुम्हारे बिजनेस और कैपिटल गेन के लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे, सेट ऑफ अलाउड कर देंगे बट कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। इन दोनों को छोड़ के कोई भी लॉस होंगे कैन बी सेट ऑफ और कैन बी कैरी फॉरवर्ड। जैसे हाउस प्रॉपर्टी हो गया, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन हो गया। बट हाँ, अगर तुम्हें ये वाले लॉस भी कैरी फॉरवर्ड करने हैं, कुछ लोगों से परमिशन ले लेना, अगर वो लोग परमिशन दे देंगे तो लॉस ये भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। बस ये बात ध्यान देना चाहिए। ये बात क्लियर हो गई। 139(4), अगर सही टाइम पे रिटर्न फाइल नहीं की तो लेट फाइल करोगे। कब तक फाइल करोगे? असेसमेंट ईयर के एंड तक और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। और 139(5) कहता है कि अगर रिटर्न फाइल करने में कोई भी गलती हो जाती है, इट कैन बी रिवाइज। कब तक रिवाइज कर सकते हो? असेसमेंट ईयर के एंड तक और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। ये हमारी रिवाइज रिटर्न फाइल करने की टाइम लिमिट है। उसके बाद फिर एक सेक्शन है 139(9), वो कहता है डिफेक्टिव रिटर्न। डिफेक्टिव रिटर्न का मतलब क्या होता है कि अगर आपने कोई भी अनेक्स्चर साथ में अटैच नहीं किया। याद करो मैंने कहा था कि जब भी हम प्रैक्टिकली रिटर्न फाइल करते हैं ना तो साथ में कुछ अनेक्स्चर होते हैं, अनेक्स्चर जाते हैं साथ में। जैसे मान लो टीडीएस का प्रूफ जाता है, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट जाता है, आपने कोई रिफंड क्लेम किया वो जाता है, एडवांस टैक्स का प्रूफ, मतलब काफ़ी सारे अनेक्स्चर आते हैं। अब अगर वो अनेक्स्चर आपने साथ में अटैच नहीं किए तो गवर्नमेंट कह रही है रिटर्न बन जाएगी डिफेक्टिव। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर रिटर्न में कोई गलती है उसको रिवाइज कर सकते हो। अगर रिटर्न फाइल करने में कोई गलती है उसको रिवाइज कर सकते हो, बट डिफेक्टिव रिटर्न जो होगी उसको रिवाइज रिटर्न में कवर नहीं करोगे, उसके डिफेक्ट को सही करने की बात करोगे। तो गवर्नमेंट कह रही कि अगर तुम्हारी रिटर्न डिफेक्टिव है तो उसको 15 दिन के अंदर अंदर तुम डिफेक्ट सही कर सकते हो। अगर 15 दिन में तुम डिफेक्ट सही नहीं करोगे तो वो रिटर्न बन जाएगी इनवैलिड रिटर्न। और इनवैलिड रिटर्न का मतलब क्या होगा कि वो दोबारा से आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। बस ये पर ध्यान देना जी। तो 139(9) डिफेक्टिव रिटर्न, आपके एग्जाम में बस ये क्वेश्चन बन सकता है कि अगर कोई रिटर्न डिफेक्टिव बन जाती है उसको सही करने के लिए, उसके डिफेक्ट को सही करने के लिए कितने दिन का टाइम मिलता है? आंसर इज 15 डेज में वो डिफेक्ट हमें सही करना पड़ता है। ये हमारा 139(9) है जी। ये बात क्लियर है? पक्का पक्का। उसके बाद एक और 139AA, ये हमारा ना पैन कार्ड कह रही है। ये हमारा पैन कार्ड क्या है? अब आपको मैंने पहले भी कहा था पैन कार्ड आपको जमा करवाना जरूरी हो चुका है। बट हाँ, इधर देखो ध्यान से, अभी जो हमने अमेंडमेंट की थी ये वाला केस कहाँ गया? ये देखो, अभी जो मैंने आपको बताया कोटिंग पैन कार्ड वाला, ये रहा हमारा, ये रहा जी, जो हमने अभी किया रूल नंबर 114AAA मैनर ऑफ मेकिंग पैन इनऑपरेटिव। क्या आपका पैन इनऑपरेटिव कर दिया जाएगा? अब पैन इनऑपरेटिव कब करेंगे? वही मैंने आपको बताया कि अगर आपने आधार कार्ड जमा नहीं कराया, आपको आधार जमा करना था, आपने आधार जमा नहीं कराया तो पैन क्या हो जाएगा? इनऑपरेटिव हो जाएगा जी। ठीक है। और अगर इनऑपरेटिव हो गया तो ऐसे मान लेंगे जैसे आपने पैन कार्ड दिया ही नहीं है, और फिर वही ये लगा लो वही कॉन्सिक्वेंस आपके ऊपर लग जाएंगे कि अगर पैन कार्ड नहीं दिया उस केस में क्या क्या होगा। आपको मैंने कहा था टीडीएस के लॉ में, जो हमारा अगला चैप्टर होगा फ्राइडे को टीडीएस के लॉ का, वहां बताऊंगा कि अगर पैन कार्ड आप नहीं देते या गलत देते हो तो टीडीएस आपका नॉर्मल रेट से नहीं हाई रेट से कटता है जी। तो गवर्नमेंट कह रही है सारे कॉन्सिक्वेंस वही लग जाएंगे जी। ठीक है। बट हाँ, अगर पैन कार्ड आपके पास है ही नहीं, आधार कार्ड है, तो वहां आधार जमा करा दो, ऑटोमेटिकली आपको पैन मिल जाएगा, बिना डॉक्यूमेंट के पैन की एप्लीकेशन फाइल हो जाएगी। ये बात यहाँ पे लिखी है। अब मुझे अंजलि कह रही है, क्या नाम है? अंजलि सलूजा, साक्षी, क्या नाम है? मुस्कान, क्या नाम है? और आपका नाम भी आप ले लिया, दर्शन, और फिर क्या नाम है? प्रखर, और क्या नाम है आपका? स्वीटी। हाँ, कई बच्चे डेली बेस पे आते हैं। अब बच्चा कहता है सर आपने क्लास में ना ये भी कहा था कि पैन कार्ड जो होता है वो कुछ कुछ केस में जमा करवाना पड़ता है। जैसे अगर हम होटल का बिल पे करते हैं, हम बैंक अकाउंट ओपन करते हैं, कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, कोई शेयर परचेज करते हैं, तो वहाँ पे ना एक वैल्यू होती है, उस वैल्यू से अगर ऊपर की ट्रांजेक्शन होगी तो पैन कार्ड जमा करवाना जरूरी है। यस जरूरी है। वो पूरी कंप्लीट समरी मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाली हुई है जी। 2 मिनट रुको, मैं आपको दिखा देता हूँ।
जिस जिस बच्चे को वो समरी चाहिए जी, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जिस जिस बच्चे को वो समरी चाहिए एक बार टेलीग्राम चैनल पे चले जाना जी। टेलीग्राम चैनल पे मैंने वो पूरी समरी डाली है, नहीं मिलेगी तो एक बार मैं दोबारा डाल दूंगा जी। आपको मैं समरी यहाँ पे दिखा रहा हूँ जी, एक मिनट रुकना। वो समरी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम में, कंफर्म कह रहा हूँ सर, क्वेश्चन वहां से जरूर बनेगा जी, उसमें से क्वेश्चन जरूर बनेगा जो मैं समरी आपको दिखाने जा रहा हूँ जी। मेरे रेगुलर बैच वाले बच्चों के पास तो वो समरी है, और इवन मैंने टेलीग्राम पे डाली थी कि सारे बच्चे ये लो जी, ये देखो जी, आपको अगर यहाँ पे दिख रही हो क्या लिखा हुआ है, व्हाट आर दी स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन विच कोटिंग ऑफ पेन इज मैंडेटरी, मतलब कहाँ कहाँ पेन मैंडेटरी है। देखो पहले केस में क्या लिखा है जी, सेल और परचेज ऑफ मोटर व्हीकल, ठीक है जी। अगर आपने मोटर व्हीकल सेल परचेज की अदर देन 2 व्हील्ड व्हीकल, मतलब जो 2 टायर वाले होते हैं, मतलब बाइक हो गया या मान लो स्कूटर हो गया, उसकी बात नहीं कर रहे। जो सेल और परचेज ऑफ मोटर व्हीकल भी मतलब गाड़ियाँ होगी, उनके अंदर पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद देखो जी, अगर आपको बैंक अकाउंट ओपन करवाना है, अगर आपको डेबिट और क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन डालनी है, आपको डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है, आपने पेमेंट किया कैश में 50,000 से ऊपर, टू ए होटल रेस्टोरेंट का बिल पे किया है, उसके बाद पेमेंट इन कैश 50,000 इन कनेक्शन विद ट्रैवल टू फॉरेन कंट्री, अगर आप फॉरेन कंट्री में ट्रैवल कर रहे हो, मतलब पेमेंट 50,000 से ऊपर के वहाँ पैन कार्ड देना पड़ेगा। मतलब ये सारी चीज़ें हैं, टोटल मिला के आपकी 18 आइटम ऐसी हैं जहाँ पे पैन कार्ड देना जरूरी है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेल ऑफ परचेज ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर एन अमाउंट एक्सीडिंग 10 लाख, अगर वैल्यू 10 लाख से ऊपर है उसके उसमें पैन कार्ड आपको देना पड़ेगा। अगर आपने शेयर सेल परचेज किए हैं, उसकी वैल्यू अगर 1 लाख से ऊपर होगी तो आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा। मतलब इन सब के पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट है। तो ये टोटल 18 केस है। मैं गारंटी दे सकता हूँ सर, चाहे वो मेरी एग्जीक्यूटिव वाले फैमिली के बच्चे हैं, प्रोफेशनल वाला तो कोई बच्चा देख नहीं रहा होगा, इवन सीए वाले अगर बच्चे भी होंगे ना, उनके एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन पक्का बनता है जी। सर अभी याद कैसे करेंगे, इसको याद करने का एक तरीका है, ये 2 पेज हैं, इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने रूम में चिपका लो जी। मैं दोबारा कह रहा हूँ, 2 पेज हैं, इसका प्रिंट आउट निकाल के रूम में चिपका लो जहाँ पे आप बैठ के पढ़ते हो, ठीक है। डेली आते जाते मैं कह रहा हूँ 18 के 18 याद मत करो, एक टारगेट लेके चलो कि मुझे दिन में 4 करने हैं, और अगर दिन में 4 करने हैं तो 4 दिन में 18 ऑलमोस्ट हो जाएंगे, एक दिन में 5 कर लेना। आप खुद ये यकीन नहीं करोगे कि आपको 18 के 18 याद हो गए। सर जहां पर भी दिक्कत आती है ना, याद करने का एक तरीका होता है, उसको ब्रेक कर दो। सोच के बोलना, अगर मैं 18 डेली से पढ़ूंगा ना, मैं कह रहा हूं चाहे मैं 1 महीना पढ़ूंगा तो भी 18 याद नहीं होंगे, बट अगर ब्रेक कर दूंगा कि मुझे आज 4 करने हैं, बस 4 याद करने हैं, 4 याद हो गए, अगले दिन जब मैं अगले 4 याद करूंगा, पिछले 4 मैं रिवाइज करूंगा, वो भी याद आ गए, ये भी 4 हो गए। उससे अगले दिन पिछले 8 में रिवाइज करूंगा, फिर 4 करूंगा, आपको हैरानी होगी 4 दिन के बाद 18 के 18 पॉइंट आपको याद हो जाएंगे जी। ये याद करने का तरीका होता है। तो जिन लोगों को टीडीएस के रेट याद नहीं होते, याद करने का तरीका क्या सर, ये वाला है। मान लो मैं कह रहा हूं टीडीएस के 30 रेट हैं, 30 एक साथ मत करो सर, आप उसको ब्रेक करो ना कि मुझे 5 करने हैं, 6 दिन में कंप्लीट करूंगा। अब 6 दिन में 5-5 करके करोगे, आप छठे दिन देख लेना 30 के 30 में कम से कम 20 तो आपको याद हो चुके होंगे। प्रॉब्लम क्या है सर, हमें पढ़ना नहीं आ रहा। हम पढ़ तो बहुत रहे हैं, अंधी मेहनत कर रहे हैं, बट पढ़ने का तरीका हमारा गलत है। और अगर पढ़ने का तरीका हमारा जिस दिन सही होगा ना, ये लगा लो वो अटेम्प्ट हमारा लास्ट अटेम्प्ट होगा जी। मतलब बच्चे लगे हुए हैं, पागलों की तरह लगे हुए, उनको ये नहीं पता पढ़ना किस तरीके से है। और मैं हमेशा अपनी क्लास में एक बार कहता हूं जी, लोग कहते हैं हार्डवर्क इज ए की ऑफ सक्सेस, मैं कहता हूं हार्डवर्क इज ए की ऑफ फेलियर, क्योंकि हार्डवर्क के साथ अगर स्मार्ट वर्क नहीं होगा ना, आप पास नहीं हो सकते। सर हार्डवर्क तो सारे कर रहे हैं, क्या एक बात तो हर बच्चा हार्डवर्क नहीं कर रहा, कर रहा है, बट स्मार्ट वर्क कौन करेगा? जिनके रैंक आते हैं, मैं ऑलवेज क्लास में एक बात बोलता हूं, जीतने वाले कोई हर अलग काम नहीं करते, हर काम को अलग ढंग से करते हैं। सर जीतने वाले, रैंक लेने वाले कोई अलग काम थोड़ा कर रहे हैं, वो हर काम को अलग ढंग से कर रहे हैं, उनके पास तरीका है काम करने का, हमारे पास तरीका नहीं है। हम पागलों तरह लगे हुए हैं, ये भी करेंगे वो भी करेंगे वो भी करेंगे, करना सारा है, बट करना किस तरह से है। अब सोच के बोला 500 पेज की बुक है, तो 500 पेज की बुक साहब एग्जाम से एक दिन पहले उठाई नहीं जाएगी। 500 पेज की बुक क्या एग्जाम से एक दिन पहले उठा पाओगे? आंसर इज नो। आपको वहां पे सेल्फ नोट्स काम आएंगे, समरी नोट्स काम आएंगे, जो अपने क्लास के अंदर बनाए होंगे। अगर वो नोट्स आपके पास नहीं होंगे, रिवीजन कैसे करोगे आप? सर बेरेक्ट क्लास के अंदर पढ़ा जाता है, बेरेक्ट पहली बार पढ़ा जाता है, बट बेरेक्ट पढ़ने के बाद साहब एक दिन पहले सोच के बोलना, मेरा कल पेपर है टेक्स्ट का, आज क्या बेरेक्ट लेके बैठ जाऊंगा मैं? बेरेक्ट तुमने क्लास में पढ़ लिया, अब हमें हमारे क्या आएंगे, हमारे काम आएंगे हैंड नोट्स, जो हमने उस बेरेक्ट से बनाए होंगे। अगर वो नोट्स हमारे पास होंगे, आपको इतना इतना रिलैक्स फील होगा, आप सोच भी नहीं सकते। तो जो मैंने इनकम टैक्स के नोट्स आपको दिए हैं और जीएसटी के समरी नोट्स आपके पास है, वो दिए ही मैंने इसलिए हैं कि एग्जाम से पहले अगर रिवीजन करनी पड़े, कोई दिक्कत आपको ना आए जी। तो ये वो तरीका है सर।
तो मेन बस ये बात ध्यान देना जी। बाकी जो रेगुलर बैच वाले बच्चे उनके पास तो क्लास में नोट्स बने हुए हैं, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, वो अपने आप में एक बुक है जी। ठीक है, बस ये बात ध्यान देना कि जो बच्चे मतलब कहीं से ही पढ़े हैं वो समरी नोट्स जो मैंने आपको दिए हैं सर उसको संभाल के रखना, और जहां आपको लगता है कि मुझे वहां पे कुछ हाईलाइट करना है साथ के साथ करते जाना सर, क्योंकि एग्जाम से पहले आपको टाइम नहीं मिलेगा दोबारा से करने का। ठीक है, तो ये 18 चीजें एक बार आपने जरूर पढ़नी है, क्योंकि आपके एग्जाम में कंफर्म यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, बस ये बात ध्यान दो जी। तो ये हमारा है 139 ए कि जहां कहाँ पे हमारी पैन की रिक्वायरमेंट होती है जी। अच्छा, यहाँ पे ना 139 ए लिखना चाहिए, 139 ए तो आधार का है, 139 ए तो आधार का है, यहाँ पे ए और डबल ए दोनों लिख लो जी। मुझे यहाँ पे ना एक्चुअल में पैन का लिखना था, वो आधार का लिख दिया। अब आधार का तो आप पढ़ ही चुके हो, आधार कार्ड कहाँ आपको नहीं देना पड़ता कुछ केस में। ये देखो जी, अगर आप यहाँ पे असम, JNK, जम्मू कश्मीर के और मेघालय में नॉन रेजिडेंट हो, एज 80 ईयर या मोर है, नॉन सिटीजन हो, उस केस में अगर आप आधार जमा नहीं भी कराते तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आधार कार्ड वाले केस में अमेंडमेंट आई थी जी। ठीक है, अब एक लास्ट सेक्शन हमारा है दैट इज 153(1) जो अभी हमने इस क्लास में नहीं किया था। रेगुलर बैच में तो मैंने करवाया था बट अभी हमने किया नहीं था जी। ये सेक्शन ऐसा है, एक अपना असेसमेंट होती है जी। क्या मेरी क्लास में कोई बच्चा बता पाएगा इनकम टैक्स में असेसमेंट जो होती है, असेसमेंट कितनी तरह की होती है जी? मान लो मैंने रिटर्न फाइल कर दी और डिपार्टमेंट को उस रिटर्न में ना कोई गलती लगी कि हाँ भाई मैंने रिटर्न में कोई गलती की हुई है, डिपार्टमेंट को लगा कि मैंने रिटर्न में कोई गलती की हुई है, तो डिपार्टमेंट हमारी असेसमेंट कर सकता है। क्या कोई बच्चा बताना चाहता हो चैट बॉक्स में असेसमेंट कौन कौन सी होती है? असेसमेंट आपकी मेनली होती है इनकम टैक्स में जो होती हैं सर, वो टोटल मिला के 4 तरह की होती हैं। 4 तरह कौन कौन सी? एक तो होती है 143(3), उसको बोलते हैं स्क्रूटनी असेसमेंट या रेगुलर असेसमेंट। आपने सुना होगा लोगों के केस स्क्रूटनी में अटक जाते हैं। आपने अगर कभी सुना हो प्रैक्टिकल लाइफ में कि लोगों के केस स्क्रूटनी में अटकते हैं, स्क्रूटनी का मतलब क्या होता है? स्क्रूटनी असेसमेंट 143(3), अब उसकी डिटेल चेकिंग होगी। एक होता है 144, दैट इज बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। मैं दोबारा बोलूंगा, एक होती है 144 दैट इज बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, एक होती है 147 इनकम एस्केपिंग असेसमेंट, एक होती है 147 इनकम एस्केपिंग असेसमेंट, और एक होती है 153(a) इनकम टैक्स की रेड वाले केस में। आपने अगर मूवी देखी हो अजय देवगन की, जो उसमें इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी ना, वो 153(a) की असेसमेंट होती है। अब इधर सुना, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूं। अब जो ये 153(1) मैंने लिखा है ना, ये 153(1) है कि जो भी आपके इनकम टैक्स में असेसमेंट होती हैं उसको कंप्लीट करने की टाइम लिमिट क्या है। पहले तो समझो हमारे सिलेबस में 143(3) है, 144 है, 147 है, 153(a) हमारे सिलेबस में नहीं है, रेड वाली असेसमेंट हमारे सिलेबस में नहीं है। अब बच्चा कहता है सर ये जो स्क्रूटनी असेसमेंट होती है, जैसे मान लो डिपार्टमेंट ने हमारी असेसमेंट स्टार्ट कर दी, या मान लो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो रही है, या मान लो इनकम एस्केपिंग। एस्केपिंग का मतलब क्या होता है कि मैंने इनकम छुपाई थी और गवर्नमेंट ने उस इनकम को धप्पा कर दिया। याद करो बचपन में हम एक गेम खेलते थे हाइड एंड सीक, उसमें क्या करते थे, जैसे किसी को देख लिया धप्पा धप्पा ऐसे बोलते हैं, धप्पा बोलते थे। तो मैंने इनकम छुपाई थी, गवर्नमेंट ने बोल दिया धप्पा, मतलब गवर्नमेंट ने मेरी इनकम पकड़ ली। अब जो मैंने इनकम छुपाई थी अगर वो गवर्नमेंट ने इनकम पकड़ ली, उसको बोलते हैं इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। अब जितनी भी असेसमेंट हमारे सिलेबस में है, प्लीज ध्यान सुना जी, जितनी भी असेसमेंट हमारे सिलेबस में है उन सारी असेसमेंट को कंप्लीट करने की टाइम लिमिट जो है ना, मेरी फैमिली का बच्चा बस ये बात ध्यान दे, 12 महीने है। मैं कह रहा हूं एग्जाम में क्वेश्चन अगर आज के बाद बन जाएगा सर, पहले बच्चों को टाइम लिमिट याद नहीं होती थी, रीजन बिंग क्योंकि पहले टाइम लिमिट अलग अलग होती थी। पहले 143(3) 144 में अलग थी, 147 में अलग थी। अब हर केस में आंसर बनेगा 12 महीने। बट हाँ, ये 12 महीने काउंट कहां से करने हैं, मैटर वो करता है जी। देखो मैंने क्या लिखा हुआ है जी, अगर मैं 143(3) या 144 की बात करूंगा तो गवर्नमेंट कह रही है 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, मतलब जो आपका असेसमेंट ईयर होगा उसके एंड से 12 महीने के अंदर अंदर आपको ये असेसमेंट कंप्लीट करनी पड़ेगी। और अगर 147 है जी, तो 147 के असेसमेंट जब होती है ना, याद तो आपने क्लास के अंदर पढ़ा होगा कि 147 के असेसमेंट करने से पहले 148 में नोटिस जाता है। और कोई बच्चा अगर मेरी क्लास में इंटेलिजेंट हो जी, 148 में नोटिस जो होता है वो 6 महीने के अंदर सब होना चाहिए जी। कई बच्चे चैट बॉक्स में लिख रहे हैं, कह रहे हैं भाई ये क्या चल रहा है, ये असेसमेंट सर कैसी बातें कर रहे हैं, हमने तो पढ़ा नहीं। पढ़ा कैसे होगा, नाले को उड़ गया होगा, अगर पढ़ा भी होगा तो याद नहीं होगा, बहुत पुराने जमाने की बात है ना, हमने इनकम टैक्स पढ़ा था जी। ठीक है जी, और उम्मीद करूंगा जो
बाकी बच्चे होंगे जिन्होंने थोड़ा बहुत याद किया होगा, उनको थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा कि हाँ भाई 147 की असेसमेंट होती है, उसके लिए 148 का पहले नोटिस जाता है और वो नोटिस 6 महीने में सब होना चाहिए। तो गवर्नमेंट अब कहना चाह रही है कि जो 147 की असेसमेंट होंगी वो कंप्लीट होनी चाहिए। कब कंप्लीट होनी चाहिए? 12 मंथ, 12 महीने फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच नोटिस अंडर सेक्शन 148 वाज सर्व। मतलब जिस ईयर में वो नोटिस सर्व हुआ, जिस ईयर में वो नोटिस सर्व हुआ उसके 12 महीने के अंदर अंदर, जिस ईयर में नोटिस सर्व हुआ उसके एंड से 12 महीने के अंदर अंदर वो असेसमेंट कंप्लीट होनी चाहिए। अब कोई बच्चा ना घबरा रहे हैं कि हाय सर ये असेसमेंट, एक बार असेसमेंट दोबारा से रिवाइज करा दो। देखो टेंशन मत लो, टेंशन बिल्कुल मत लो। पहली बात तो ये तो अपने दिमाग में अब लेके मत आओ कि हाय हमने असेसमेंट नहीं की तो क्या होगा। 3 असेसमेंट है बस, 143.3, 144, 147, इतना याद रख लो। चलो मैं 2 मिनट लगा ही देता हूँ। 143.33 जो स्क्रूटनी असेसमेंट होती है वो नॉर्मली तब होती है अगर आपने रिटर्न जो है, प्लीज़ अगर आपने रिटर्न फाइल की है, अगर आपने रिटर्न फाइल की होगी उस रिटर्न में कोई गलती मिलेगी, आपने सही तरह से रिटर्न फाइल नहीं की जी, ठीक है जी, आपने कैलकुलेशन सही तरह से नहीं की, डिपार्टमेंट को डाउट आ रहा है, आपने इनकम थोड़ी सी कम शो की है, आपने खर्चे एक्स्ट्रा क्लेम किए हैं, तो गवर्नमेंट को लग रहा है कि नहीं है जो तुमने रिटर्न फाइल किया वो सही नहीं है, उस केस में गवर्नमेंट कर सकते हैं स्क्रूटनी असेसमेंट 143.3। ये बात क्लियर हो गई। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट नॉर्मली तब होती है कि आपने रिटर्न फाइल नहीं की तो भी 144 हो सकती है, या आपने गवर्नमेंट ने बोला जी आप बुक्स ऑफ अकाउंट जमा कराओ, आपने बुक्स ऑफ अकाउंट जमा नहीं कराए, गवर्नमेंट ने आपको बोला बुक्स ऑफ अकाउंट जमा कराओ, आपने बुक्स ऑफ अकाउंट जमा नहीं कराए। अब अगर गवर्नमेंट ने कोई बात बोली आपने उसको कंप्लाई नहीं किया, उस केस में 144 हो सकती है। 147 कब होगी? अगर इनकम छुपाई थी उस इनकम को धप्पा कर दिया तो 147 होगी। अब जब ये असेसमेंट स्टार्ट होंगी ना तो ये ऑब्वियस सी बात है, जब डिपार्टमेंट कोई वेरिफिकेशन करनी स्टार्ट करेगा तो वो कंप्लीट भी तो करेगा, उसकी कंप्लीशन की टाइम लिमिट क्या होगी? वो 12 महीने की है। मतलब 12 महीने में डिपार्टमेंट को असेसमेंट कंप्लीट करनी पड़ेगी, बस ये बात ध्यान देना चाहिए, ठीक है। ये टाइम लिमिट आपको ध्यान देनी है जी। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार बन चुका है टाइम लिमिट वाला, तो आपको याद हो अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बने असेसमेंट का ना, टाइम लिमिट क्या होगी? 12 महीने। बट 12 महीने काउंट कहां से करने हैं बस एक बार वो देख लेना चाहिए। तो 143 और 144 वाले केस में कहां से काउंट करोगे? असेसमेंट ईयर के एंड से। और 147 में जब वो नोटिस सर्व हुआ, जिस ईयर में नोटिस सर्व हुआ उस ईयर के एंड से 12 महीने में आपको असेसमेंट कंप्लीट करनी है जी। तो अब जाके ये 7 कॉन्सेप्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं जी, और वही ऑलमोस्ट हमारे 27 से 28 मिनट हुए हैं जी। 7 कॉन्सेप्ट हमारे हो चुके हैं, और एक कॉन्सेप्ट हमने जल्दीबाजी में क्यों कर रही है? क्योंकि अभी हमने 1 घंटा लगाया था जी। अब एक तरह से 2 बार हमारी रिवीजन हो चुकी है इस रिटर्न के चैप्टर के जी। उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गया होगा। अब तो मेरे ख्याल से अगर 100 पूछूंगा तो भी आप मुझे आंसर दे दोगे। सही कह रहा हूँ ना? बच्चा कह रहा है हाँ सर 100 भी आंसर दे देंगे। इधर देखना ध्यान से। अब जो हमारा चैप्टर नंबर 11 है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक तो फ्राइडे को और एक मंडे को जी। मंडे को फाइनली हमारी सीरीज खत्म हो जाएगी। मंडे हमारा है जी, 1 मिनट, आज हमारी 30 तारीख है ना, तो मंडे हमारा है 5 जुलाई, मतलब फाइनली 5 जुलाई को ना जीएसटी की रिवीजन भी हमारी खत्म हो चुकी होगी, 27 मिनट वाली सीरीज भी हमारी खत्म हो चुकी होगी, और इनकम टैक्स के स्टूडेंट दरबार भी ऑलमोस्ट हमारे खत्म हो चुके होंगे। पूरी कंप्लीट रिवीजन मैंने एग्जाम से 1 महीना पहले खत्म करवा दी आपको, और डिटेल में सर, कोई छोटी मोटी रिवीजन नहीं। और आप समझ सकते हो सर, अगर किसी बच्चे ने स्टूडेंट दरबार सही ढंग से देखे है ना, एक बार उसने पहले पढ़ा हुआ है, जबरदस्त है जी। हाँ वो बात अलग है, वो रेगुलर वाला काम नहीं होता, ठीक है, वो बातें अलग होती है, बट हाँ रिवीजन बहुत बढ़िया हो चुकी है, इतना तो मुझे पता है जी। बाकी अब एक नई सीरीज लेके आऊंगा जिसमें भर भर के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे। वो कब होगी, टाइमिंग क्या होगी, बहुत जल्दी अनाउंस कर दूंगा, 6 या 7 जुलाई को जी, ठीक है। तो बहुत जल्दी वो सीरीज स्टार्ट करेंगे, ताकि जब तक हमारे एग्जाम नहीं होते तब तक हम इतने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर लें कि एग्जाम में पेपर हमारा बच्चों वाला लगे कि भाई साहब क्वेश्चन तो सारे देखे हुए आ रहे हैं जी। तो टेंशन मत लो सर, एग्जाम से पहले आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। चलो जी, फिर बाकी मुलाकात करेंगे अभी 10 बजे रात को लाइव आऊंगा जी। उसमें हम चैप्टर करेंगे रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं रजिस्ट्रेशन के। उसकी जो 10 लाख की लिमिट है, 20 लाख की लिमिट है, 40 लाख की लिमिट है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, कौन कौन सी बातें होंगी रात को 10 बजे हम देखेंगे जी, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, तंदुरुस्त रहो, चुस्त रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो, खुशियां बांटो, किसी की बुराई मत करो, किसी का बुरा मत सुनो जी। अपना काम करते चलो, अच्छे इंसान बनो, डिग्री मिल जाएगी। इंसान भी अच्छे बनना बहुत जरूरी है, ठीक है। और अपने कर्मों पर ध्यान दो, जो कर्म करते हैं उसी का फल अभी नहीं तो कभी ना कभी तो जरूर मिलेगा। तो बेटर यह है कि अच्छे कर्म करो, अपनी तरफ से ऑनेस्ट कर्म करो, बाकी ऊपर वाला देख ही रहे जी। क्योंकि ऊपर वालों ध्यान रखना, भगवान जो ऊपर बैठा ना, ऊपर जो कोई ना कोई शक्ति बैठी है, उसके पास पूरा अकाउंट मेंटेन है, पूरा अकाउंट मेंटेन कि आपने कब कब कौन कौन से काम किए हैं। तो बेटर है कि जितना हो सके अपना बेस्ट देने की कोशिश करो, ठीक है। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद,
लव यू सो मच जी, बाय 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 जी, खुश रहो मुस्कुराते रहो जी।